Okay. So today's lecture is about the chart of account, which contains honors, equity, capital, accounting question, revenue, and expenses. Okay. So we have studied there are 5 chart of accounts, 5 chart of accounts हैं जिसमें assets हैं, liabilities हैं. ये हम दोनों जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये अकाउंट्स को हम यानी इन दोनों को हम डिटेल से स्टडी कर चुके हुए हैं कि व्हाट आर द एसेट्स एंड व्हाट आर द लायबिलिटीज और उसकी जो टाइप्स हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया एंड वी हैव डन अ क्विज ऑन इट एज वेल. सो आज का जो लेक्चर है वो जो रिमेनिंग आपके अकाउंट्स हैं आउट ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट्स, दीज आर ऑनर्स इक्विटी जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं और शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोलते हैं. देन अकाउंटिंग क्वेश्चन इज रेलेवेंट टू बेसिकली 3 अकाउंट्स जो कि एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं और कैपिटल. इन तीनों अकाउंट से रिलेटेड है अकाउंटिंग क्वेश्चन. फिर नंबर 4 है रेवेन्यू एंड देन है जी एक्सपेंसेस. जो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं. आज हमारे जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है. So let's start from the definition of किधर स्टक हो गया, एक सेकेंड. Let's start from the definition of honors equity और capital. ठीक है, honors equity या capital की definition से हम start करते हैं. So starting from the definition, the funds contributed by the owner of the company are called honors equity or capital. वो funds जो ऑनर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इसको हम ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल यानी जो जितने पैसे जो ऑनर हैं बिजनेस का उसने लगाए होते हैं अपने पास से उसको हम ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे इसको ऑनर्स इक्विटी को हम शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोलते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी. ठीक है. सो या इसकी जो सेकंड डेफिनेशन वो ये है कि ऑनर्स क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल. इट इज आल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी. ठीक है. तो सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ऑनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है कि वो फंड्स जो ऑनर ऑफ द बिजनेस कंट्रीब्यूट कर रहा होते हैं उसको हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी. सो लेट्स सी देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी. इन तीनों अकाउंट्स में एक रिलेशनशिप है जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक एग्जांपल देखिए अपने सामने. अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर एग्जांपल क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन शोज ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट. ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है. अकाउंटिंग इक्वेशन हम बैलेंस शीट में शेयर करते हैं वेयर बाय द टोटल ऑफ द कंपनीज एसेट्स इक्वल्स टू द सम ऑफ कंपनीज लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी. ठीक है. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी के इक्वल होते हैं. फॉर एग्जांपल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं. जो इक्वेशन आपको सामने नजर आ रही है जिसमें एसेट्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और जो ऑनर्स इक्विटी है वो राइट हैंड साइड पे है और लायबिलिटीज राइट हैंड साइड पे है. इस इक्वेशन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन की जो डेफिनेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से की रेलेवेंस से अगर मैं बात करूं तो ये बार बार जो है वो रिपीट होती है आपकी एग्जाम्स में. आइदर आप बीएसआईटी के पेपर की बात करें या आप जो है वो बीबीए के एग्जाम की बात करें या फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बीबीए के एग्जाम्स है वहां पे बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होती है. तो अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन इक्वेशन आपके सामने है. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. लायबिलिटीज आपको पता है क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं. जब आप लायबिलिटीज ऑन ऑनर्स इक्विटी को ऐड अप करते हैं तो टोटल एसेट्स के इक्वल होते हैं. ठीक है. नाउ एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जो एसेट्स हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं और जो राइट हैंड साइड पे हैं उनको हम सोर्सेज कहते हैं. नाउ लेट्स सी द अकाउंटिंग इक्वेशन विद एन एग्जांपल. Suppose that you have started a business by acquiring land, building, machinery worth rupees 1 lakh. फर्ज करें कि आपने जो है वो बिजनेस एक शुरू की है. कोई भी बिजनेस आप अपने ज़हन में रखें कि वो आपने स्टार्ट किया है और उसमें आपने
लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और जो भी अदर जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपने परचेज किए हैं, गुड्स आपने इन्वेंट्री आपने बिल्डअप किया और आपने टोटल जो एसेट्स परचेज किए हैं उसकी जो कुल मालियत है वो $1,00,000 है। ठीक है, $1,00,000 है। नो, अब जब आपने बिजनेस शुरू किया उस वक्त आपके पास जो सेविंग्स थी वो थी $60,000। ठीक है, जो आपकी सेविंग्स थी वो थी $60,000। फॉर एग्जाम्पल, you have started the business by investing $60,000 out of your savings, और चूंकि आपने 1,00,000 से बिजनेस शुरू करना था और आपके पास इस वक्त जेब में थे 60,000, तो 60,000 जो आपकी अपनी सेविंग्स थी वो आपने इन्वेस्ट कर दी बिजनेस में। ठीक है, रिमेनिंग जो 40,000 है वो क्या किया कि वो आपने बिजनेस शुरू करने के लिए 40,000 आपने लोन ले लिया। कहाँ से? बैंक से आपने लोन ले लिया। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव स्टार्टेड द बिजनेस, दैट्स हाउ यू हैव बिल्ड योर एसेट्स। एसेट्स आपने किस तरह से बिल्ड किए? 1,00,000 के आपने बिजनेस में एसेट्स बिल्ड किए, और किस तरह से कि 60,000 आपके पास सेविंग्स थी और 60,000 की जो सेविंग्स थी वो आपने इन्वेस्ट की, सॉरी वो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट की। चूंकि आपने 1,00,000 के एसेट्स परचेज करने थे, बिल्ड करने थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो जो 40,000 का डेफिसिट था वो आपने लोन ले लिया फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन में हम किस तरह से अकाउंटिंग क्वेश्चन में जो है वो लिख सकते हैं। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में अकाउंटिंग क्वेश्चन इज रिटन एज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो यहाँ पे देखें कि एसेट्स हैं आपके 1,00,000 के, और लाइबिलिटीज आपको याद हो तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज आपके वाजिबात होते हैं, यानी वो पैसे जो आपने अदा करने होते हैं उनको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, तो 40,000 का जो लोन था वो आपने लिया, तो 40,000 इज बेसिकली द अमाउंट जो कि आपने बैंक को वापस करनी है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज में चले जाएंगे। और ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल या शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है कि वो पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए, दैट इज 60,000। तो 60,000 की जो अमाउंट है वो आपने खुद से इन्वेस्ट की हुई है। दिस इज लाइक द 60,000 ये आपने खुद से इन्वेस्ट की है और 40,000 आपने लायबिलिटीज लिए। दैट्स हाउ यू हैव बिल्ड द टोटल एसेट्स ऑफ 1,00,000। तो दिस इज वेयर द अकाउंटिंग क्वेश्चन कैन बी एक्सप्रेस्ड, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो साथ साथ चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं और चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है किसी किस्म की, तो यू कैन टेल मी थ्रू चैट बॉक्स। Now, moving on to the next category of chart of accounts, that is revenue. Revenue क्या होते हैं? Revenue is the price of goods sold and services provided by the business to its customer during a given accounting period. Revenue क्या है कि अशिया और खिदमात की वो कीमत जो आप कस्टमर से वसूल कर लेते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। इसको हम उर्दू में आमदनी भी बोलते हैं। ठीक है, आमदनी या रेवेन्यू इन इंग्लिश। व्हाट इज द रेवेन्यू? रेवेन्यू इज बेसिकली द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी आपने चीजें बेची हैं, बेचने वाली, और सर्विसेज प्रोवाइडेड, या अगर आपका सर्विसेज कंसर्न बिजनेस है तो आपने जितनी सर्विसेज प्रोवाइड दी हैं बिजनेस ने टू इस कस्टमर, और कस्टमर को ड्यूरिंग अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड, एक खास अकाउंटिंग पीरियड में, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू। अकाउंटिंग पीरियड मैंने आपको पहले बताया था कि अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 माह का भी हो सकता है, 3 मंथ्स का भी हो सकता है, और 6 मंथ्स का, 1 ईयर का भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड है जिसके अगेंस्ट आप अपनी जो परफॉर्मेंस है बिजनेस की असेस करते हैं, उस वो 1 ईयर का होता है। ठीक है, 1 मंथ का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है, 6 मंथ्स का भी होता है। तो एक खास मिसाल के तौर पर आप देखना चाह रहे हैं कि एक महीने के अंदर आमदनी कितनी होती है। तो फर्ज करें कि आपका एक बिजनेस है जिसमें आप जो ग्लव्स मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, तो जितने ग्लव्स आपने बेचे हैं, ठीक है, और जितनी कीमत आपने चार्ज कर ली है कस्टमर से, उसको हम कहते हैं कि ये आपका जो है वो रेवेन्यू है। फर्ज करें कि आपके पास थे 100 ग्लव्स। ठीक है, आपने 100 पेयर ऑफ ग्लव्स सेल किए कस्टमर्स को, और हर एक ग्लव्स की जो पेयर ऑफ ग्लव्स की है उसकी कीमत है $100। तो ये है आपकी जी जो रेवेन्यू है ना, उसको कैलकुलेट करने की एक फॉर्मूला होता है, वो आप अलग से लिख लें कि जितनी क्वांटिटी आपने सेल की है, तो दिस इज बेसिकली द क्वांटिटी। 100 आपने ग्लव्स, पेयर ऑफ ग्लव्स आपने सेल किए, और जिस प्राइस पे आपने सेल किए, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। प्राइस को जब आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है टोटल रेवेन्यू। सो दिस इज बेसिकली टोटल रेवेन्यू। तो जब 100 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो
आपका जो रेवेन्यू है एक मंथ का दैट इज $10,000, ठीक है। तो स्पोर्ट्स ग्लव्स आपने सेल किए, तो दिस इज बेसिकली 100 पेयर ऑफ स्पोर्ट्स ग्लव्स ये आपने सेल किए, तो दीज आर द 100 पेयर्स ऑफ स्पोर्ट्स ग्लव्स। और आपने जिस प्राइस पे इसको सेल किए इसको हम कहते हैं इसका रेवेन्यू, ठीक है। अब आप एक कैलकुलेशन आप खुद से करें कि फर्ज करें कि आप सर्विसेज कंसर्न की मैं आपको एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ, मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर दें कि फर्ज करें कि आप एक स्कूल रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस इज बेसिकली जो स्कूल का बिजनेस है वो सर्विसेज कंसर्न बिजनेसेस में आता है। तो फर्ज करें कि आप स्कूल रन कर रहे हैं और उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स आपके स्कूल में एनरोल्ड हैं, जितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास, फर्ज करें कि 150 स्टूडेंट्स हैं जिनको आप जो है वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 150 स्टूडेंट्स हैं जिनको आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और हर स्टूडेंट से आप जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो है 500 रुपीज। हर स्टूडेंट से ऑन एवरेज जो आप फीस चार्ज कर रहे हैं वो है 500 रुपीज। तो मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर कि आपका एक महीने का रेवेन्यू कितना होगा। दिस इज इफ 500 रुपीज इज अ पर मंथ फी, अगर ये पर मंथ फी है और 150 स्टूडेंट्स हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं और हर महीने आप 500 फीस लेते हैं, तो बताएं कि टोटल आपका रेवेन्यू कितना होगा, पर मंथ रेवेन्यू कितना होगा। चैट बॉक्स में अफाक का आंसर आ गया, इसके बाद किसी और का आंसर। भतावर 75,000, जी गुड। जैन 75,000, एग्जैक्टली 150 स्टूडेंट्स हैं और 150 स्टूडेंट्स से आप 500 पर मंथ आप ले रहे हैं फीस, तो बेसिकली आप जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं ना वो है 75,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। या अगर आप प्राइस ज्यादा चार्ज करना शुरू कर दें तो आपका उस सूरत में भी जो रेवेन्यू है वो बढ़ सकते हैं। आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता है। रेवेन्यू आप डिक्रीज तब होता है जब आपकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी नंबर वन, या प्राइस डिक्रीज होगी, तो उस सूरत में आपका जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज होगा। तो अब समझ आई, बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो कस्टमर्स हैं स्कूल के कि जिनको वो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। ये दिस इज बेसिकली द सर्विसेज कंसर्न बिजनेस, और ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस है जिसमें आप स्पोर्ट्स ग्लव्स बनाकर बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसमें यानी ये जो आपकी है ये जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेसेस के जिसमें आप स्पोर्ट्स ग्लव्स बना के बेच रहे हैं, इसमें हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी आपने गुड्स सेल की हैं उसकी प्राइस। तो यहाँ पे हम कहेंगे द प्राइस ऑफ द सर्विसेज, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो ये हम कहेंगे दिस इज बेसिकली द प्राइस ऑफ द सर्विसेज, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं। जब आप क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है रेवेन्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रेवेन्यू की जो टाइप्स हैं वो कितनी होती हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेवेन्यू? Next slides में there are two types of the revenue. The first one is direct revenue and the second one is indirect revenue. There are two types of revenue. The first one is the direct revenue and the second one is the indirect revenue. Okay, दो types होती हैं revenue की। Direct revenue और indirect revenue में difference क्या होता है अगली slides पे देखते हैं। The first one is direct revenue. अच्छा, इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायरेक्ट रेवेन्यू होता क्या है। कि डायरेक्ट रेवेन्यू इज बेसिकली आपका वो रेवेन्यू जिस रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज, जिस पर्पस के लिए आपने बिजनेस बिल्ड की है, अगर वहां से आप आमदनी कमा रहे हैं तो वो हम कहते हैं डायरेक्ट रेवेन्यू। फर्ज करें जिसे हम भी अपने एग्जांपल दी थी, स्पोर्ट्स ग्लव्स एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो उसका काम ही स्पोर्ट्स ग्लव्स मैन्युफैक्चर करना है और बेचना है, ये मेन काम है उसका, ठीक है। अगर आपको उस कंपनी को आमदनी स्पोर्ट्स ग्लव्स को बेचने से हो रही है तो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट रेवेन्यू। दूसरी एग्जांपल में हमने देखा एक स्कूल का बिजनेस था और उसमें उनका जो मेन काम है स्कूलिंग का, जो स्कूल बिजनेस में जो मेन काम है वो ये है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना और उनसे फी कलेक्ट करना, ठीक है। उनको ट्यूशन प्रोवाइड करना, स्टूडेंट्स को उनसे फी कलेक्ट करना। तो स्कूल बेसिकली बिल्ड इसलिए हुआ है कि वो जो अंडर जो ग्रेजुएट्स, सॉरी, जो आपके स्टूडेंट्स हैं एक खास कैटेगरी के,
उनको ये ट्यूशन प्रोवाइड करें जिस पर्पस के लिए बिजनेस बिल्ड हुआ हुआ है, वहां से आप अर्न करते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये दिस इज बेसिकली डायरेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, इसकी अब डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द रेवेन्यू अर्नड इन द रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज डायरेक्ट रेवेन्यू। वो रेवेन्यू जो आप रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज से अर्न कर रहे होते हैं, इसको हम डायरेक्ट रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स, सेल्स इज डिफाइंड एज द टोटल प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल आती है वो सेल्स की आती है, जिससे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी। इनडायरेक्ट रेवेन्यू क्या होगा? इनडायरेक्ट रेवेन्यू वो रेवेन्यू होगा कि अगर आपका बिजनेस एक खास मकसद के लिए एस्टेब्लिश्ड है, उसका मकसद ये है कि वो स्पोर्ट्स को गुड ग्लव्स बनाकर बेचें, तो अगर इससे आमदनी कमा रहा है तो वो डायरेक्ट रेवेन्यू है। लेकिन अगर उसकी कहीं और इन्वेस्टमेंट है, फर्ज करें कि आपने बैंक में पैसे रखवाए और वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो बेसिकली इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगा। या आपने उसी बिजनेस ने आपका जो मेन काम है वो ये है कि स्पोर्ट्स ग्लव्स को बनाकर बेचना है, लेकिन आपने उसके साथ साथ कोई प्रॉपर्टी का काम भी रखा हुआ है। वो आपका मेन काम नहीं है, आपने अपना घर बनाया हुआ है 5 मरले का 10 मरले का, उसको रेंट आउट किया हुआ है, वहां से जो आपको आमदनी आ रही है रेंट की फॉर्म में, वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगा। ठीक है, वो उस बिजनेस का इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगा। तो अब समझ आई कि इनडायरेक्ट रेवेन्यू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एनी रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम द सोर्स अदर देन द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज आर नोन एज इनडायरेक्ट रेवेन्यू। हर वो रेवेन्यू जो आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से हट के आए, इसको हम इनडायरेक्ट रेवेन्यू कहते हैं। इसकी एग्जांपल में देखिए, इंटरेस्ट अर्न्ड, वो इंटरेस्ट जो आपने रिसीव किया है, यानी बैंक में पैसे रखवाए और वहां से आपने इंटरेस्ट लिया, आपने किसी को सूद पे कर्जा दिया हुआ है तो वहां से आप उससे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो दैट इज फी अर्न्ड। जो अदर अपनी कोई सर्विसेज दी हैं उसके ऊपर आपने फीस ली है, तो दैट इज इनडायरेक्ट रेवेन्यू। रेंट अर्न्ड एंड द कमीशन अर्न्ड। तो ये आपकी जो तमाम एग्जांपल्स हैं वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू की है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ले लेते हैं। There is no question. Now next is के एक्सपेंसेस क्या होते हैं? व्हाट आर द एक्सपेंसेस? अखराजात क्या होते हैं? एक एग्जांपल हमने कोट की है, उसी एग्जांपल को लेके चलूंगा कि आपका बिजनेस है जिसमें आप स्पोर्ट्स गुड्स बनाकर बेचते हैं, जिसमें आप स्पोर्ट्स गुड्स बनाकर बेचते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है जिसमें आप स्पोर्ट्स गुड्स बनाकर, स्पोर्ट्स ग्लव्स बनाकर आप इसको सेल करते हैं। तो हम कहते हैं कि जितने ग्लव्स आपने बेचे हैं उसको हम आमदनी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी एग्जांपल में देखा था, 100 पेयर्स ऑफ ग्लव्स हमने सेल किए और हमने उससे $10,000 अर्न किया, तो दैट वाज योर रेवेन्यू। अब रेवेन्यू अर्न करने के लिए आपको हमेशा उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्पोर्ट्स ग्लव्स बना रहे हैं तो उसके लिए आप लेदर भी तो परचेज कर रहे हैं, उसके लिए आप उसके अंदर जो थ्रेड्स लगे हुए हैं, यानी उसके अंदर जो आप जो धागे यूज कर रहे हैं, वो फिर आपने लेबर को हायर किया हुआ है, उसको आप पैसे देते हैं। आपने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव हायर स्टाफ हायर किया, उसको पैसे देते हैं। मशीन अगर आप यूज कर रहे हैं तो मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे पैसे खर्च होता है आपका। फिर उसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे करते हैं। तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो आप कॉस्ट इनकर करते हैं उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, जो लागत आती है आपको रेवेन्यू कमाने के लिए, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। तो एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो गुड्स हैं उसकी जो लागत है उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। एंड द सर्विसेज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। ठीक है, यहां तक इसकी डेफिनेशन है। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक्सपेंसेस क्या है कि जो गुड्स आपने सेल किए हैं उसकी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेसेस अगर हो, और अगर सर्विसेज कंसर्न बिजनेसेस हो तो इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट है सर्विसेज कंसर्न बिजनेसेस में। सर्विसेज कंसर्न बिजनेसेस में कॉस्ट क्या होगी? इसमें बेसिकली रॉ मटेरियल तो नहीं आता, जिस तरह मैंने स्कूल की एग्जांपल दी थी। इसमें जो कॉस्ट है वो ये होगी कि आप टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं, आप जो है वो इसके अलावा आप टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं, आप इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, इसके अलावा आप अदर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो बेयर कर रहे हैं, लीगल चार्जेस आप पे कर रहे हैं अगर आपने कोई लीगल एडवाइजर रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपका अकाउंटेंट है, सॉरी अगर आप ऑडिट करवाते हैं तो ऑडिट के जो चार्जेस हैं वो पे है। जो भी आप अखराजात बियर करते हैं अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए, रेवेन्यू को प्रोड्यूस करने के लिए, इसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सपेंसेस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज सैलरीज, जो आप सैलरीज पे कर रहे होते हैं एम्प्लॉइज को,
एडवर्टाइजमेंट जो आप पे कर रहे होते हैं, रेंट आप पे कर रहे होते हैं, अगर आपकी बिल्डिंग अपनी नहीं है तो रेंट आप पे कर रहे हैं, यूटिलिटीज आप पे कर रहे हैं, एंड द डेप्रिसिएशन हम जो है वो आगे चल के पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन क्या होती है। ऑटोमोबाइल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स के ऊपर आप जो डेप्रिसिएशन बेसिकली मतलब होता है इसका कि किसी भी चीज को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी जो वैल्यू में कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर होती है, प्राइस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, कॉस्ट सॉरी वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है उसमें जो रिडक्शन आती है उसको हम कहते हैं उसकी डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हम आगे चल के एक पूरा चैप्टर है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, इसकी भी दो कैटेगरीज हैं जिसमें रेवेन्यू की है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो अखराजात जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर हुए होते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्पोर्ट्स ग्लव्स बनाकर बेचते हैं, तो स्पोर्ट्स ग्लव्स की तैयारी के ऊपर जो खर्चात आए होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, उसकी तैयारी के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। इसकी एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द परचेज ऑफ गुड्स आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कि आप जो गुड्स की कॉस्ट के ऊपर, परचेज की जगह यहाँ पे कॉस्ट का वर्ड यूज होना चाहिए। द एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो परचेज की जगह यहाँ पे ना कॉस्ट लिख लीजिएगा, अगर नोट्स के अंदर भी परचेजेस हैं तो आप इसको कॉस्ट लिख लें। एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फ्रेट, वेजेस, कैरेज इनवर्ड। फ्रेट का मतलब होता है कि वो खर्चात जो आप फर्ज करें कि आपने सप्लायर से रॉ मटेरियल यानी लेदर आपने ऑर्डर किया है, ठीक है। तो उसकी जगह से लेकर, यानी जो सप्लायर है आपका, फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंट एरिया से है तो वहां से लेकर आपकी बिजनेस तक यानी फैक्ट्री तक आने का जो किराया होगा उसको हम फ्रेट कहते हैं। ये जो कैरेज इनवर्ड है वो भी फ्रेट की ही फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो indirect expenses, all those expenses other than direct expenses are known as indirect। जो किसी प्रोडक्ट की तैयारी के ऊपर एक्सपेंसेस नहीं हुए होते ना उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए तो उसकी तैयारी के ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं वो ये है कि आपने लेबर को वेजेस दिए, आपने कपड़ा, आपने जो है वो लेदर यूज किया, आपने थ्रेड यूज किया, आपने यानी आपने धागा यूज किया, आपने उसकी कैरेज पे की है। जब आपकी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है ना, यानी आपकी जब प्रोडक्ट तैयार हो गई है और जब आपने उसको बेचना है, अब तैयार हो चुकी हुई है, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके खत्म हो चुके हैं, अब आपकी स्पोर्ट्स गुड्स बन चुके हुए हैं, स्पोर्ट्स ग्लव्स बन चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि उन स्पोर्ट्स गुड्स को आपने अपनी इन्वेंट्री में रखना है और फिर अपने बाद में उसको बेचना है, ठीक है। तो उसकी बिजनेस प्रेमिसेस से लेकर मार्केट तक जाने के जो एक्सपेंसेस हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आएंगे रेंट जो आप पे करते हैं, वो बेसिकली जो आप रेंट पे कर रहे हैं बिल्डिंग का वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है गुड्स की तैयारी के अंदर, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। फिर लीगल चार्जेस आप पे करते हैं, फिर आप जो सैलरीज पे कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज पे कर रहे होते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। फिर आप प्रिंटिंग के जो एक्सपेंसेस पे कर रहे होते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। फिर आप एडवर्टाइजमेंट के जो एक्सपेंसेस पे कर रहे होते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। फिर आप कैरेज आउटवर्ड, एक कैरेज इनवर्ड था जो आप परचेज ऑफ गुड्स पे देते हैं, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड होता है कि जब आप सेल्स कर रहे होते हैं तो उसके एग्जैक्टली उसामा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं जो आप पे कर रहे होते हैं वो भी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कि उसके इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। गुड्स क्या होती हैं, ये एक एक स्लाइड के ऊपर एक एक डेफिनेशन होगी। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स बेसिकली इट रेफर्स टू समथिंग व्हिच हैज बीन परचेज्ड बाय द ट्रेडर फॉर रीसेल पर्पस और एनीथिंग व्हिच हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर रीसेल पर्पस इज नोन एज गुड्स। कि हर वो चीज जो आप बिजनेस में इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप इसको आगे बेच सकें, इसको हम गुड्स कहते हैं या इसको मर्चेंडाइज भी कहते हैं, ठीक है। सो हर वो चीज जो आप बिजनेस में इस नियत से लेके आते हैं कि आप इसको आगे बेच सके, तो दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड गुड्स। इनको हम जो है वो गुड्स कहते हैं या मर्चेंडाइज भी कहते हैं। नेक्स्ट इज परचेजेस।
कि अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर परचेजेस का क्या एक स्पेशल मतलब होता है कि जब आप सेलेबल गुड्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वो चीजें जो आप रीसेल के लिए लेके आते हैं, जब आप सेलेबल गुड्स यानी वो गुड्स जिनको आपने आगे सेल करने हैं अपने बिजनेस में ले आते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि आपने परचेजेस कर ली है। ठीक है, परचेजेस का जो लफ्ज है वो लिंक्ड है गुड्स के साथ, कि जब आप सेलेबल गुड्स को अपने बिजनेस के अंदर एंटर कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि आपने परचेजेस कर ली हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When saleable goods are brought into the business, we say that purchases have been made, कि हम कहते हैं कि आपने परचेजेस जो है वो कर ली हैं। परचेजेस रिटर्न्स, समटाइम ऐसा होता है कि आप सप्लायर से कोई चीज परचेज करते हैं और आपने जो चीज परचेज की हुई है वो आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, यानी डिफेक्टिव होती है या वो आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने लेदर जो है वो आपने आपने फॉर एग्जांपल आपने कपड़ा खरीदा और वो जो कपड़ा है वो डिफेक्टेड था, कहीं से फटा हुआ है या वो उसका कलर वैसा नहीं था जिस तरह आपको चाहिए, तो आप क्या करते हैं, वो जो आपने परचेजेस की होती है ना, आप सप्लायर को वापस कर देते हैं। इसको हम कहते हैं परचेजेस रिटर्न। ठीक है, परचेजेस जब आप गुड्स लेकर आते हैं, रिटर्न्स जब आप उनको वापस कर देते हैं सप्लायर को। ठीक है, तो परचेजेस रिटर्न्स में समटाइम गुड्स आर फाउंड डिफेक्टिव और नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। दो रीजंस हैं, या तो गुड्स डिफेक्टिव हैं नंबर वन, नंबर टू या आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो दीज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स एंड आर कॉल्ड परचेजेस रिटर्न। ये जो गुड्स हैं ये आप सप्लायर्स को रिटर्न कर देते हैं, इनको हम परचेजेस रिटर्न्स कहते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स। वही गुड्स जो आप परचेज करके लेके आए हैं, जब आप उसको सेल कर देते हैं कस्टमर्स को तो हम कहते हैं, जब आप बेच देते हैं कस्टमर्स को तो हम कहते हैं कि द सेल्स हैव बीन मेड। ठीक है, सो गुड्स आर परचेज फॉर द सेलिंग पर्पस। जो गुड्स हैं वो आप परचेज इसलिए करते हैं कि ताकि आप इसको आगे बेच सकें। व्हेन दीज गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर एज एट अ स्पेसिफिक प्राइस, जब आप इन गुड्स को कस्टमर्स को सेल कर देते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, तो हम कहते हैं द सेल्स हैव बीन मेड, कि आपने सेल्स कर ली हैं। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। तो कस्टमर जब आपको गुड्स वापस करेगा, क्योंकि दो रीजंस हैं, कि वो डिफेक्टिव है या उसकी अकॉर्डिंगली नहीं है, उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो हम इसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। गुड्स व्हिच आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर्स बिकॉज़ दे आर डिफेक्टिव और नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस आर कॉल्ड सेल्स रिटर्न्स। ठीक है, तो उन गुड्स को हम सेल्स रिटर्न्स कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग जो है वो लिंक कर रहा है आपकी कैपिटल के साथ, कि कैपिटल क्या होता है, वो पैसे जो आप बिजनेस में लगा रहे होते हैं उनको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो पैसे जो आप बिजनेस से निकाल रहे होते हैं अपने जाती इस्तेमाल के लिए, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स की डेफिनेशन, द गुड्स और कैश, वो कैश या गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। यहाँ पे वर्ड आप याद रखें कि पर्सनल यूज के लिए, जाती इस्तेमाल के लिए जो आप गुड्स या कैश ले रहे होते हैं उनको हम ड्राइंग्स कहते हैं। द कैश और द गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज आर नोन एज ड्राइंग्स, उनको हम ड्राइंग्स कहते हैं। एग्जैक्टली उसामा, पर्सनल यूज के लिए जो आप पैसे निकाल रहे होते हैं उनको हम ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कि the life of the business is divided into series of relatively short accounting periods of equal length for studying the results shown by the business। ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट सी डेफिनेशन है, ये है कि आप बिजनेस की जो लाइफ है उसको हम डिवाइड कर देते हैं इक्वल लेंथ्स के ऊपर, सो दैट हम रिजल्ट्स को स्टडी कर सकें। मिसाल के तौर पर 1 मंथ का एक अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है, 2 मंथ्स का हो सकता है, 3 मंथ्स का हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है। ठीक है, तो जब हम लाइफ ऑफ द बिजनेस को इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम कहते हैं कि दीज आर द अकाउंटिंग पीरियड, सो दैट हम उनके रिजल्ट्स को स्टडी कर सकें। जिससे अभी आपका एक महीना खत्म हुआ है तो हम आपके जो टेस्ट के और असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं उसको कंपाइल कर रहे हैं, सो दैट हम देख सकें कि स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, स्टूडेंट ने जो है वो वर्स्ट परफॉर्म किया, किसने एवरेज परफॉर्म किया। तो इसको हम कहेंगे एक मंथ, 1 मंथ के पीरियड को हम कहेंगे दैट इज योर अकाउंटिंग पीरियड। इट इज यूजुअली 1 ईयर। ये नॉर्मली किसी भी बिजनेस में 1 साल का होता है। इट कैन अदर बी कैलेंडर ईयर, फ्रॉम जैन टू दिसंबर कैलेंडर ईयर होता है,